आज का जो हमारा टॉपिक है यानी विषय है वो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव। ये हमारा आज का टॉपिक है, यही हमें आज समझना है। आधुनिक समय में चुनाव का बहुत महत्व है। चुनाव से जनता के हाथ में सत्ता पहुंचती है कि वो सत्ता को किस प्रकार चुनना चाहती है। चुनाव जनता के हाथ में वह हथियार हैं जिनके द्वारा वह अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं और अपने जनाधार के द्वारा राजनीतिक दलों को सरकार बनाने के योग्य बनाते हैं। चुनावों के द्वारा जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और जिस प्रक्रिया के आधार पर या जिस प्रणाली के आधार पर जनता सरकार को चुनती है उसी प्रक्रिया को चुनाव प्रणाली कहा जाता है। इस तरह चुनाव प्रणाली ही प्रतिनिधित्व प्रणाली का आधार है। आज सभी देशों में, कुछ एक देशों को छोड़ दिया जाए के अलावा अन्य सभी देशों में चुनाव प्रणालियां हैं जिनमें दो ही चुनाव प्रणाली महत्वपूर्ण है। एक है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली और एक है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। अगर बात करें चुनाव या निर्वाचन का महत्व क्या है, क्योंकि चुनाव ही राजनीतिक शक्ति की वैधता की परीक्षा करते हैं और सत्ता को औचित्यपूर्ण बनाते हैं। प्रत्येक देश में राजनीतिक शक्ति के वैधीकरण के लिए चुनाव रूपी साधन का प्रयोग किया जाता है। लोकतंत्रीय देशों में तो चुनाव का बहुत ही महत्व है, क्योंकि लोकतंत्र सरकार जो है वो जनमत पर ही आधारित सरकार होती है और जो अपना जनमत चुनाव से प्राप्त करता है वही सरकार देश में बनती है। अगर हम बात करें प्रत्यक्ष चुनाव की, प्रत्यक्ष चुनाव इसमें जब मतदाता प्रत्यक्ष चुनाव में जब मतदाता अपने उम्मीदवार या प्रतिनिधि को प्रत्यक्ष रूप में मत देता है, प्रत्यक्ष रूप में मत देता है या उसे चुनता है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से वोट डालकर चुनता है, तो उसे प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत उम्मीदवार स्वयं मतदाता के पास जाकर वोट मांगते हैं और चुने जाने के बाद वो अपना उत्तरदायित्व भी महसूस करते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत प्रतिनिधि सरकार का गठन होता है जो अधिक उत्तरदायी रहती है। भारत में प्रांतीय विधानमंडलों के अधिकतर सदस्य इसी पद्धति से चुने जाते हैं। स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि और लोकसभा के सदस्यों का भी चुनाव इसी विधि से होता है। अगर बात करें कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के गुण क्या है या इससे लाभ क्या है, तो इससे क्या होता है, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के गुण हैं कि लोगों में राजनैतिक चेतना जागती है, लोगों में राजनैतिक चेतना जागती है। इसमें निर्वाचन संबंधी भ्रष्टाचार के पनपने की संभावना कम होती है और इसमें जनता को पूरी स्वतंत्रता रहती है। जैसे कि भारत में अगर जनता को पूरी स्वतंत्रता है कि अगर कोई सरकार को चुना है और वो सरकार जनता की आकांक्षा को पूरा नहीं कर पा रही है, तो अगले 5 साल बाद वो अपने मत के द्वारा उस सरकार को बदल सकती है। और यही प्रणाली लोकतंत्र के लिए अनुकूल है, क्योंकि इसमें जनता और सरकार का सीधा संबंध रहता है। 5 साल बाद सरकार के हटने का जो डर है वो सरकार को जनता के कार्यों को करने के लिए उनको प्रेरित करता रहता है कि ये जनता के हित में काम नहीं करेंगे तो अगली बार जनता उन्हें मत ना देकर उन्हें उनकी सरकार नहीं बनाएगी। इसीलिए प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में जनता जो है, जनता और सरकार के बीच सीधा संबंध बना रहता है। दूसरा लाभ है कि इससे लोगों को राजनीतिक शिक्षा भी मिलती है और वह अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहते हैं। इससे सार्वजनिक हित को भी बढ़ावा मिलता है।
लेकिन कई मामलों में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जो है वह दोषी भी है, क्योंकि यह निर्वाचन प्रणाली खर्चीली भी है। इसके चुनाव करवाने में काफी देश की धन संपदा खर्च होती है। इसमें मैन पावर भी और मनी पावर भी लगती है। जैसे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ये सरकारी खर्च का आंकड़ा जो था वो लगभग 48,000 करोड़ रुपए था, जिससे देश पर एक अतिरिक्त बोझ पड़ता है। और भारत में कहीं कभी हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में चुनाव जरूर होते हैं, जिससे उस चुनावी खर्च का बोझ एट लास्ट जनता पर ही जाता है। इसका इस प्रणाली का एक दोष ये भी है कि इसमें दलबंदी के सभी दोष उजागर हो जाते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जो है वो चुनाव प्रचार की चौंध जो है उसके कारण होती है, और इसमें अयोग्य व्यक्ति भी चुने जा सकते हैं। यह जनता के शासन के नाम पर जनता के साथ धोखा है। चुने जाने के बाद प्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायी बने रहना सर्वथा असंभव लगता है। अगर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य की बात की जाए तो जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति जो है उत्तरदायी बिल्कुल नहीं बन पा रहे हैं। इससे चुनावी भ्रष्टाचार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से अवश्य पनपने लगता है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से, क्योंकि इसमें योग्य व्यक्ति सरकार में पहुंचने से पिछड़ जाते हैं, क्योंकि उसका स्थान चालाक और बेईमान लोग ले लेते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में अनेक अवगुण हैं, लेकिन फिर भी विश्व के अनेक देशों के द्वारा अपनाई गई है, और कई देशों के द्वारा अपनाया जाना ही इसके महत्व को इंगित करता है। अगर हम अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की बात करें तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली चुनाव प्रणाली पर ही आधारित है। प्रत्यक्ष रूप में जो प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने जाते हैं वह आगे कुछ और प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इसे अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहा जाता है, जैसे कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव। क्योंकि भारत में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने वाले जो हैं वो विधानसभा के सदस्य हैं और लोकसभा के सदस्य हैं, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों को विधानसभा के सदस्य चुनते हैं, यानी कि जनता जो है वो विधानसभा के सदस्यों को चुनती है और लोकसभा के सदस्यों को चुनती है। वही लोकसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य दोनों मिलकर, ठीक है, दोनों मिलकर राष्ट्रपति के चुनाव लड़ते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में मत देते हैं। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है, ना कि प्रत्यक्ष रूप से। इसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन में भाग नहीं लिया जाता है। इसमें प्रतिनिधियों का चुनाव जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के निर्वाचक मंडल से होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव जो है इसी पद्धति से होता है। भारत में भी राष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद का निर्वाचन जो है इसी पद्धति से होता है। अगर बात करें कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के गुण क्या है, तो इस प्रणाली में योग्य और वांछनीय व्यक्तियों का निर्वाचन संभव है, क्योंकि इसमें चुने हुए व्यक्ति ही भाग लेते हैं जिन्हें सुयोग्य व्यक्तियों की परख होती है। इसमें दलबंदी के दोष नहीं होते हैं, इसमें दलीय उग्रता का अभाव होता है, यह भ्रष्टाचार से मुक्त रहती है। इसमें सार्वजनिक मताधिकार और भीड़ तंत्र के दोषों से छुटकारा मिल जाता है, जिससे निर्वाचन की पवित्रता बनी रहती है। इसमें चुनाव जीतने के लिए हिंसा अपनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और यह प्रणाली जो है कम खर्चीली है। यह प्रणाली पिछड़े देशों के लिए भी अधिक उपयुक्त है, लेकिन इस प्रणाली के भी कई दोष हैं। तो यह प्रणाली जो है वो अलोकतंत्री है, क्योंकि इसमें मतदाता और प्रतिनिधियों के का जो प्रत्यक्ष संपर्क होता है वो टूट जाता है। इसमें निर्वाचक मंडल के सदस्यों को ही अधिक सम्मान मिलता है, न कि आम मतदाता को। इससे नागरिकों और राजनीतिक चेतना व जागरूकता का अभाव हो जाता है, धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट जो है कम होता जाता है। इससे नागरिकों को मताधिकार और स्वतंत्रता दोनों सीमित हो जाते हैं। इसमें भ्रष्टाचार जो है वो उच्च स्तर पर होता है, क्योंकि सभी मतदाताओं को लुभाने के बजाय गिने चुने प्रतिनिधियों को अपने पक्ष में करना होता है।
इसके लिए गुप्त भ्रष्ट तरीकों का भी अधिक प्रयोग किया जाता है। इसमें दलबंदी, सांप्रदायिक भावनाएं और प्रबल हो जाती हैं। जहां पर राजनीतिक दल सुव्यवस्थित अवस्था में होते हैं, वहां पर यह प्रणाली नाम मात्र की रह जाती है। अमेरिका में सुव्यवस्थित दल प्रणाली के कारण राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होते हुए भी प्रत्यक्ष ही जान पड़ता है। इस तरह अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की तरह ना तो दोष मुक्त है और ना ही पूर्णतया लाभप्रद है, लेकिन फिर भी इसे भारत और अमेरिका में कई सहित कई देशों में इसे आंशिक तौर पे या फिर अधिकांश तौर पे अवश्य अपनाया गया है। इसमें दलबंदी और भ्रष्टाचार जैसे आरोप सार्वभौमिक नहीं है। यदि जनता जागरूक है और प्रतिनिधिगण भी अपने उत्तरदायित्व को समझते हैं, तो फिर ये प्रणालियां काफी महत्व की हो जाती है। सत्य तो यह है कि कहीं पर प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली तो कहीं पर अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, दोनों को मिश्रित रूप में या फिर कहीं कहीं दोनों को मिश्रित रूप में अपनाया गया है। भारत में निम्न सदन यानी कि लोकसभा का चुनाव तो प्रत्यक्ष चुनाव के वाला होता है और उच्च सदन यानी कि राज्यसभा का चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इसके लिए सारे देश को एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है और आधुनिक युग में एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था ही अधिक लोकप्रिय हो चुकी है। तो ये थे हमारा टॉपिक कि अप्रत्यक्ष चुनाव और प्रत्यक्ष चुनाव क्या होते हैं और दोनों के गुण क्या है और दोनों के अवगुण क्या है।